सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। तो जो आज हम डिस्कस कर रहे थे पेपर, जो आपका माइनर का पेपर है, हेल्थ, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। तो इसकी जो यूनिट नंबर 2 है वो है आपका न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, यानी कि पोषण का अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो होगा इसकी परिभाषा, इसका अर्थ। तो पोषण से हम क्या समझते हैं? तो पोषण शरीर को पोषित करने की प्रक्रिया है। मानव पोषण प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से भोजन प्राप्त ग्रहण करता है, और भोजन को जब वो अवशोषित कर लेता है तो उसके शरीर की को जो पोषण प्राप्त होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण। तो पोषण की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो पोषण के अंतर्गत की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे आहार को ग्रहण करना, उसको उसको पचाना, उसे अवशोषण करना, चयापचय, उत्सर्जन और पोषक तत्वों का मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ना। तो इन सब से मिलकर बनता है पोषण। तो पोषण की परिभाषा अगर मैं देखता हूँ तो जो आपका है, काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जो पोषण की जो परिभाषा दी है वो क्या दी है? पोषण आहार, उसमें उपस्थित पोषक तत्वों, अन्य तत्वों, इनकी पारस्परिक क्रिया, इनकी स्वास्थ्य तथा रोग की स्थिति में क्रिया एवं संतुलन तथा सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव आहार ग्रहण करते हैं तथा उस आहार का पाचन, अवशोषण, परिवहन, उपयोग एवं उत्सर्जन करते हैं का विज्ञान है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो पोषण की परिभाषा उसको अच्छी तरह से रट लेना है। पोषण की परिभाषा पूछ सकता है। उसके बाद जो पोषण की जो स्थितियां हैं वो जो हैं, दो स्थिति पोषण की स्थिति हैं, सिर्फ दो। उसमें से या तो हो सकता है कि सुपोषण हो या फिर कुपोषण। सुपोषण एक अच्छा खाना है कि आपने जितना आपको खाना था उतना खाया है और आपके शरीर को पूरा लगा है। कुपोषण है कि आपने कम बढ़ती खाया है और आपके शरीर को वो गलत लगा है और आप जो है रोग से ग्रस्त हो गए हैं। तो पहले सुपोषण का पढ़ते हैं कि सुपोषण या उत्तम पोषण क्या होता है। सुपोषण अथवा उत्तम पोषण वह स्थिति जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसमें कोई रोग के लक्षण न हो और वह अपनी आयु के अनुरूप क्रियाशील हो, तो उसको बोलते हैं हम सुपोषण। यानी कि वो अच्छा आहार ग्रहण कर रहा है और जितनी उसकी स्थिति है उसी के अनुसार वो अपना उसकी शारीरिक क्रियाएं सभी हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपोषण। सुपोषण के बारे में और भी पढ़ सकते हैं डीपली। जब व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है तब वह सुपोषण की स्थिति में रहता है। इस स्थिति में व्यक्ति को आहार द्वारा सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व उचित एवं वांछित मात्रा में प्राप्त होते हैं। सुपोषित व्यक्ति के शरीर में सभी पोषक तत्वों का उपयोग भली प्रकार होता है। यह स्थिति व्यक्ति के उत्तम स्वस्थ को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारंपरिक तौर पर यदि व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं है तो यह माना जाता है कि वह स्वस्थ है। उत्तम स्वस्थ सुखी मानव जीवन की नींव है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा सुपोषण। स्वास्थ्य की परिभाषा मैं ऊपर बता चुका हूँ। स्वास्थ्य की परिभाषा फिर से एक बार और देख लेते हैं। स्वास्थ्य की सबसे प्रचलित परिभाषा जो है विश्व WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। उत्तम स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से उत्तम स्थिति को प्राप्त करना ही स्वास्थ्य है। अब सुपोषण या स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो एक तो उसका शरीर कैसा होगा? सुविकसित होगा, यानी कि पूरा का पूरा डेवलप्ड। दूसरा जो है उसकी आयु जो है, आयु के अनुसार उसकी उचित लंबाई व भार, यानी कि उसका जो वजन है और उसकी लंबाई के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। दूसरा है कि साफ एवं कांतिमान त्वचा, यानी कि उसकी जो त्वचा होगी वो उसमें कहीं पे भी रोग धब्बे नहीं होने चाहिए। तीसरा है स्वच्छ एवं कांतिमान नेत्र, यानी कि जो उसकी आँख है वो किस तरह के होने चाहिए? स्वच्छ यानी कि चमकदार। उसके बाद जो उसका शरीर है कैसा होना चाहिए? एक जो है सुगठित शरीर होना चाहिए, यानी कि मोटापे से ग्रसित न हो, यानी कि मोटापा नहीं होना चाहिए। तीसरा, बाल उसके चमकीले होने चाहिए। उसके बाद सातवां है आपका व्यक्ति को पर्याप्त भूख लगे, पाचन
संस्था भली प्रकार कार्य करे, इनकी जो पाचन का तंत्र है वो भली प्रकार से काम कर रहा हो, ऐसा एसिडिटी की समस्या या किसी और तरह की समस्या, उल्टी होना, इस तरह की ना हो, व्यक्ति को समय से नींद आ रही हो, व्यक्ति जो है अपना जो है उत्सर्जन निष्कासन यानी कि जो मल त्याग कर रहा हो वो सही समय से कर रहा हो, सही प्रकार से हो रहा हो उसको, और शरीर जो है आसानी से गति कर रहा हो, शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्यमान हो, और सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसकी भली प्रकार से अपना काम कर रही हूँ। तो ये सारी की सारी जो है एक स्वस्थ व्यक्ति की जो लक्षण है, गुण है, उसका शरीर जो है पूरा कार्य कर रहा हो, थकावट ना हो रही हो, भागना दौड़ना, वो सारे के सारे काम पूरी तरीके से उसके होने चाहिए, उसके अंदर रक्तचाप किसी भी तरह की कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए। तो ये सारे के सारे होंगे। दूसरा है कि जब आप संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो उसमें जो कौन कौन से तत्व आपको मिलते हैं, सबसे पहले इसका अंदर है एनर्जी। तो एनर्जी जो है मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट तत्वों से प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है हमें गेहूं से, बाजरा और जितने प्रकार के अनाज हैं उनसे हमें जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो शरीर में ऊर्जा, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा है, दूसरी चीज़ है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वो एक तो हमारे जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, दूसरा अगर हमारे शरीर में कहीं टूट फूट यानी कि चोट लगी तो उसको भरने का काम भी प्रोटीन करती है। प्रोटीन जो है अलग अलग चीज़ों से हमें मिलती हैं। प्रोटीन जो है दालों में, मछली, अंडे यानी कि मांस में और दूध से बने हुए प्रोडक्ट में सही मात्रा में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो इनका भी हमें सेवन करना चाहिए। तीसरा है जो फैट। फैट जो है हमें जो है फैट हमें मिलता है जो आपके होते हैं क्या नाम है, तेल वगैरह। तो तेलों से हमें जो है फैट प्राप्त होता है, जैसे घी हो गया, इसमें मूंगफली का तेल है, जैतून है, और आपका सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, जितने भी तेल है सबसे हमें फैट मिलता है। और फैट जो है लगभग जो है हमें 20 से 30% से ज़्यादा उसके अंदर कैलोरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो है हम अपनी डाइट में फ़ैट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तेलों का भी इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है सब्जियां और फल आते हैं, तो इनमें जो है सब्जियां या फलों में विटामिन भी होती है और फाइबर और खनिज, ये सारी की सारी चीज़ें हमें सब्जियों और फलों से मिलती है, तो इनका भी हमें सेवन करना चाहिए। उसके बाद दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को मैंने ऊपर ही बताया है कि इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूध से हमें मिलता है फैट, दूसरा हमें प्रोटीन भी मिलती है दूध से, और जो है कुछ मात्रा में जो है हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। तो ये जो एक डाइट चार्ट दिया हुआ है इसका तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो डाइट चार्ट के बारे में पूछ सकता है कि भाई एक वयस्क है या इतने साल से इतने साल का है तो उसे कितना खाना चाहिए, तो ये मैंने पूरा का पूरा डाइट चार्ट आपको दिखा रखा है कि किस किस की मात्रा आप कितना कितना लोगे, कितना कितना ग्राम लेना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमें प्रतिदिन जो है 2320 कैलोरी का फूड, ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद इसमें है आपका यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर जो 3 है वो है आपका मोटापा और मोटापे का प्रबंधन। मोटापा जो है हम किसको बोलते हैं, जिसका जो शरीर है स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है कि इसके सारे अंग सही रूप से संतुलित रहे। ऐसा शरीर ऐसा कुछ शरीर के वजन के साथ भी है, यानी कि अगर आपकी हाइट कम है और आपका वजन ज़्यादा है तो भी हम आपको कह सकते हैं कि आप मोटापे का शिकार हैं, और आपका जो है वजन कम है और आपकी हाइट ज़्यादा है तो हम आपको कह सकते हैं कि आप अंडरवेट हैं। इसलिए आपका जो वेट होना चाहिए वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग निश्चित होना चाहिए, तो उसको हम स्वस्थ बोलते हैं, यानी कि मोटापा से रहित बोलते हैं। अब मोटापा किन कारणों से हो सकता है, एक तो आप शारीरिक काम ना कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, दूसरा आप जो है खाने में मीठा ज़्यादा खा रहे हो, तीसरा है आप जो है हाई फैट का सेवन कर रहे हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहने वाले काम करते हो। वज़न का जो बढ़ना है उसका जो है उसके लिए लाइफ स्टाइल भी एक जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपका रहने का है, खाने पीने का जो तरीका है वो भी जो है ज़्यादातर इस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है आजकल। और ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो आपके मोटापे के कारण भी हो रही हैं, जैसे कुछ बीमारियां, जैसे थायराइड की बीमारी है, तो थायराइड में जो है आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण आपका वजन बढ़ने लगता है। डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी है जिससे आपका मोटापा बढ़ता है, स्ट्रेस लेने से बढ़ता है, इमोशनल ईटिंग करोगे तो उससे भी बढ़ता है कि भाई आप किसी चीज़ को देख के इमोशनली हो गए कि भाई अब मुझे खानी है, जैसे गोलगप्पे देखे या कुछ और ऐसा लजीज खाना आपने देखा तो उससे आप इमोशनली ईटिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, वो आपसे जुड़ी हुई है इमोशनली तौर से। तो वज़न को बढ़ाने के तरीके से भी जानते हैं कि आप एक्सरसाइज करें,
पानी पिएं, फाइबर का सेवन करें, शुगर और कैलोरी बर्न करें, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे तो ये शुगर और कैलोरी आपकी बर्न होगी। वजन घटाने की है, खाना सही मात्रा में लें, खाना सही टाइम से लें, ओवर ईटिंग से बचें, बाहर के खाने से बचें, पैकेट और ये सोडा वगैरह ना पिएं। तो इस तरह के जो सारी सारी चीज़ें सभी जानते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद जो आता है, इसमें आता है वो है यूनिट, ये अगला जो है आपका है व्यक्तिगत स्वच्छता। इसमें जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसमें जैसे अपने आप को केयर करना, अपनी खुद की केयर करना, यानी कि अपने नाखूनों को, अपने हाथों को, अपने दांतों को, अपनी आँखों को, अपने नाक को, अपने कान को, इन सबको आप किस तरह से जो है स्वच्छता इनके साथ बरतते हैं। यानी कि आपको नियमित रूप से अपने नाखून कट करने चाहिए, अपने बालों की कटिंग भी नियमित रूप से करानी चाहिए, ताकि क्योंकि इनसे भी बहुत सारा क्या है संक्रमण और वायरस जो है आपकी हाथों से लगकर अपने मुंह में पहुंच रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं संक्रमित कर रहा है। तो इन सब का भी ध्यान रखना है। इसमें जो है जैसे नाखूनों का हाइजीन है कि नाखूनों की कटाई, काटना आपको छोटे रखना, साफ रखना ज़रूरी है। और नाखूनों के ऊपर जो है आपका ब्रश या साफ कर गंदगी, यानी कि ये सब कीटाणु वगैरह साफ करना इसके बारे में है, तो इन अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद रोग से बचाव करते हैं। फिर है जो जो आप टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी, और टॉयलेट के बाद अपने हाथों को धोना, कितनी देर उसको स्क्रब करना चाहिए, हाथों को रगड़ना चाहिए। उसके बाद है आपका इसमें जो है टॉयलेट का इस्तेमाल, टॉयलेट की स्वच्छता, ये है सारे के सारे। और हाथों की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ से हमारे हाथों में मौजूद कीटाणु आसानी से नाक, मुंह, कान, आँखों तक पहुंच सकता है। तो भोजन आदि खाने से पहले या बाद में हाथ जरूर धोएं। किसी भी कूड़ा आदि को उठाने के बाद हाथ जरूर साफ करें। तो छींक या किसी जानवर को छूने के बाद हाथ धोएं। तो इस तरह के सारे इसमें आपके हैं। दांतों का हाइजीन आप सभी जानते हैं, दांतों की भी केयर आपको करनी चाहिए। और आप जो है शावर लेना, यानी कि आपको नहाना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, आपको साबुन से नहाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी जानते हैं। नहाना भी नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखूनों की स्वच्छता मैं बता चुका हूँ। और हाथ धोना, दांत ब्रश करना, ये सारे के सारे आपके इसमें जुड़े हुए हैं, आपकी स्वच्छता में ही हैं। इसके बाद जो है आप जो है जैसे निजी स्वच्छता में आप अपना रूटीन सेट कर सकते हैं कि डेली आपने रिमाइंडर सेट कर रखा है अपने मोबाइल में, मोबाइल की हेल्प से आपको पता चल रहा है कि भाई आज मुझे नहाना है, आज मेरी बाल कटिंग होने है, आज ये सब आप क्वेश्चन में लिख कर आ सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकता है वो। उसके बाद जो आपके आसपास का जो पर्यावरण है वो स्वस्थ होना ज़रूरी है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं जब आपके आसपास का पर्यावरण स्वस्थ होगा। यह ये सभी जानते हैं कि जो औद्योगिकरण है या तकनीकी विकास से जो है इंसान जो अति आधुनिक युग और सुख सुविधाओं से मिल गई हैं उसे, जिसके कारण जो उसका जीवन जो है सहर सरल बन गया है बहुत ज़्यादा, और वो ज़्यादा आलसी होता जा रहा है। औद्योगिकरण से जो है उनसे निकलने वाले धुएं से आपका वातावरण गंदा हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वो आप कहीं ना कहीं आप सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर पहुंच रहा है, तो उससे भी जो है मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। और इसके बारे में आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना अपना, कि जो शरीर है आपका, आपका शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तो आप ना ही तो पढ़ सकते हैं, ना ही आपके मन में अच्छे ख्याल आ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो पर्यावरण के बारे में अच्छे से तैयार करना, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ आएंगी। और पर्यावरण में आपके आसपास का वातावरण है, पानी है, हवा है। और ध्वनि प्रदूषण भी आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल देख रहे होंगे आप डीजे में कितना प्रदूषण फैलता है। तो बाहरी प्रदूषण में जैसे आपका आता है वायु, जल और ध्वनि। तो वायु के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना, वायु का स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके प्रदूषण के कारण क्या है, उनसे आप कैसे बच सकते हो, तो उससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से वो पूछ सकता है क्वेश्चन, इसके समाधान भी दिए गए हैं। उसके बाद जल और स्वास्थ्य, यानी कि जल जो है पृथ्वी के 2/3 हिस्से जल से भरे हुए हैं, बट जो हमारा शरीर है उसका एक बड़ा भाग भी जल से युक्त है। मानव शरीर में तकरीबन 66% जलीय भाग है। और अपने शरीर में जल के स्तर को संतुलित करने के लिए स्वस्थ मनुष्य को दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं आपके बारे में। आप ये सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप ना जानते उनके बारे में, जो वो पूछेगा तो आप इन्हें सब पढ़ सकते हैं, अपना तैयारी को सुचारू कर सकते हैं। क्योंकि कल सर आने वाले समय में आपका जो पेपर होगा माइनर का, तो माइनर में इनके समाधान सारे के सारे प्रदूषण बच्चे जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। बड़ी बड़ी जो है डीजे बजते हैं,
या जिनकी जो है लाउड स्पीकर बजते हैं, जिनकी आवाज़ ज़्यादा है, जो मानव को जो है उनके शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है कि उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, संताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि आप ना जो है आप जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खिंचाव भी रहता है मन में। इस तरह के इनके कारण हैं। घरेलू प्रदूषण में भी बहुत सारे हैं, जैसे डिटर्जेंट जो साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंट वार्निश हो रही है आप पर, परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटरी कपड़े पहन रहे हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, स्याही हैं, सुगंधित पदार्थ हैं अनेक, ये तो सारे के सारे घरेलू। पूछ सकता है कि घरेलू पर्यावरण का जो और प्रदूषण है वो कहाँ किन चीज़ों से फैल रहा है। तो इनसे, क्योंकि आप जो है इनसे भी दिक्कत हो रही है, तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो इनसे जो है, जैसे मान लिया सुगंध से जो है क्या 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 इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उसके, तो ये देखो, सिर दर्द, माइग्रेशन, एलर्जी, सांस का उखड़ना, दमा, जुकाम, त्वचा में दाने और खुजली, एलर्जी, ये सारे के सारे जो सिर का चकराना, उल्टी, मतलब, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं और इनका समाधान कैसे कर सकते हैं, तो आप तो एक तो इनके प्रयोग से आपको बचना चाहिए। तो लगभग जो है ये जो है मैं आपकी लगभग सारी की सारी यूनिट कवर हो जाएंगी आज, और मैं मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूँ कि जो आपको पढ़ना है वो उनको डीपली भी आप पढ़ सकते हो, उन पे ही क्वेश्चन बनेंगे। और जो मैंने डिसीज़ के बारे में बताया था, एक तो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो डिसीज़ हैं, जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां जो हैं छूने से फैलती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो छूने से नहीं फैलती। तो इन बीमारियों के बारे में कौन सी बीमारियां ज़्यादातर इनको पढ़ लेना, क्योंकि जैसे डायबिटीज़ है, आप उसके पास, कोई रोगी है, डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो उसके पास आप जा सकते हैं, तो वो इस तरह से फैलेगी नहीं। कुछ ऐसी बीमारियां, जैसे अभी कोरोना वायरस था, तो वो क्या थी, कम्युनिकेबल डिसीज़ थी, फैल रही थी वो एक इंसान से दूसरे इंसान में और दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में। तो इस तरह की बीमारियां भी हैं। तो इन दोनों तरह की बीमारियों को आप पढ़ना। रोग क्या होता है? रोग किसी जीव के सामान्य संरचनात्मक या कार्यात्मक अवस्था से कोई हानिकारक विचलन होता है, जो आमतौर पर कुछ संकेतों और लक्षणों द्वारा दर्शाया जाता है और शारीरिक चोट से प्रकृति में भिन्न होता है। एक रोगग्रस्त जीव आमतौर पर अपना सामान्य अवस्था के संकेत या लक्षण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार बीमारी की पहचान को पहचानने के लिए किसी जीव की जो सामान्य स्थिति को समझना पड़ता है। फिर बीमारियों और स्वास्थ्य के बीच का एक तेज सीमांकन हमेशा स्पष्ट होता है। तो रोग के उदाहरण जैसे सिर का दर्द है आपका, कैंसर, टीबी, खांसी, हैजा, घेंगा आदि रोगों की श्रेणी में ही आते हैं। रोग जो होते हैं संचारी, जो फैलने वाले, और गैर संचारी रोग, दो तरह के रोग हैं, इन दोनों को ही आपको पढ़ना है। संचारी रोग, जो संक्रामक रोग, जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी जैसे संक्रामक एजेंटों द्वारा फैलते हैं। अपने संक्रामक रोगों के लिए कॉन्टाजियस या फिर इन्फेक्शन शब्दों को पढ़ा या सुना होगा, क्योंकि इनके या तो कांटेक्ट में आने से या इनके द्वारा चीज़ों का इन्फेक्ट होने से, इन्फेक्शन से ये बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के रोगों को हम बोलते हैं संक्रामक या संचारी रोग। तो ये जो है प्रमुख रूप से जो आप तक फैल रहे हैं या फैलते हैं, तो भोजन, पानी, हवा इत्यादि तकनीकों से स्थानांतरित होते हैं, यानी कि दूसरे इंसान के अंदर चले जाते हैं। और इसमें जो है आपके जो फैलने के कारण क्यों हैं, ये क्यों फैल रहे हैं, जैसे कोविड-19 का मैंने बताया था, तो पूछ सकता है इसके बारे में भी। और इसमें जो है इनसे बचना किस तरह से है, तो जो है इनसे बचने के लिए खाद्य सुरक्षा, खाना जो है सुरक्षित रूप से तैयार करें और सुरक्षित रूप से उसे हैंडल करें। बार बार हाथ धोना अनिवार्य है। स्पर्श की गई सतहों को साफ और कीटाणुरहित करें ताकि कीटाणु मर जाएं। खांसी करते वक्त रुमाल या कपड़े से अपना मुंह ढकें। टिश्यू या कपड़े का इस्तेमाल करें। व्यक्तिगत सामान को साझा न करें, यानी कि किसी के पर्सनल चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। टीका लगवाएं। जंगली जानवर को छूने से बचें। अगर आप बीमार हो तो घर पर रहें, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो उसको फैलने का डर है। तो और दूसरा है आपकी गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग जो है पुरानी बीमारियों को भी कहा जाता है, जो लंबे समय से रहती हैं। आनुवांशिक की शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार सहित कई कारकों के संयोजन का परिणाम है। गैर संचारी रोग में जो आपका क्रोनिक भी कहा जाता है इनको,
ऐसे रोग जो हैं जैसे एलर्जी है, स्वयं प्रतिरक्षा प्रक्रिया विरासत में मिले या गुणसूत्रों, दोषों, सूजन आदि अन्य कारणों से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं ये रोग। यानी कि ये रोग जिसके अंदर है उसी को इनसे नुकसान होता है। इसमें आपको डायबिटीज़ के बारे में पढ़ना है और एक रक्तचाप की जो एक समस्या है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी, उसको भी आपको पढ़ना है। गैर संचार रोगों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रख सकते हैं, उसको समय पर दवाई देना इस तरह के, और इनका प्रबंधन है। और इसमें है जन्मजात रोग, ये रोग जो जन्म से आते हैं, विरासत में मिलते हैं। तो इसमें जो है वणता यानी कि जो अंधापन है या फिर हीमोफीलिया है, डर, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो आपको मिलते हैं इसमें। और जो दूसरे रोग हैं, ये रोग जो व्यक्ति के जीवन काल में जन्म के बाद प्राप्त होते हैं, ये विरासत में नहीं मिलते, नहीं कैंसर और मधुमेह। तो ये सारे के सारे जो रोग हैं नॉन कम्युनिकेबल रोग हैं। तो ये मैंने लगभग मोटा मोटा तौर पे सारी की सारी यूनिटें कवर की हैं आपकी, जो आपके पेपर में आने वाली हैं। तो माइनर के पेपर में जिन बच्चों ने भी इसका चयन किया है फर्स्ट सेम में, तो उनके लिए ये आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसी रोचक वीडियो डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा आपके लिए। आज की वीडियो के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।